हेलो बच्चों। बच्चों आज हम क्लास 11 की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और क्लास 11 की फिजिक्स हम वेक्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पीछे के जो चैप्टर हैं डायमेंशन एनालिसिस, एरर एनालिसिस, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, उसमें कुछ खास नहीं है, वो भी हम कर लेंगे आगे, ठीक है। हमारे हिसाब से जो फिजिक्स मेन स्टार्ट होती है वो वेक्टर से होती है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो चैप्टर्स हम छोड़ देंगे, उन्हें भी कवर करेंगे लेटर, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो हम वेक्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। फिजिक्स में जो भी हम लोग क्वांटिटीज पढ़ने वाले हैं वो दो तरीके की होती है। वन इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एंड अनदर इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अभी क्लास 10th तक आप लोगों ने केवल लर्न किया होगा कि हाँ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है एंड सो ऑन, ठीक है। अब आज हम इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में केवल दो ही तरीके की क्वांटिटी होती है, एक होती है वेक्टर और दूसरी होती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड। अभी हम लोग समझेंगे मैग्नीट्यूड क्या होता है, साइज फिलहाल अभी लिख दे रहा हूं, एंड डायरेक्शन, ये दोनों होता है। और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, मींस साइज, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अब हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे बात करें वेक्टर क्वांटिटी में, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वाई फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए, आपने किसी से बताया कि भाई 10 न्यूटन का फोर्स लगा दीजिए पर्टिकुलर थिंग्स पे, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा दीजिए, भाई किधर लगा दीजिए 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस पे बोला गया कि आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा दीजिए, ठीक है। तो अगला आदमी आपसे जरूर इस क्वेश्चन पुट करेगा कि 10 न्यूटन का फोर्स हम किधर लगाएं, ठीक है, लेफ्ट लगाए, राइट लगाए, अप लगाए, बिलो लगाए, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब हम बोल सकते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स F इक्वल टू 10 न्यूटन का फोर्स लगा दीजिए और इन राइट डायरेक्शन, इधर लगा दीजिए, ठीक है। तो आपने बोला राइट, ठीक है, तो आपने डायरेक्शन बता दिया। अब आप कैसे डायरेक्शन बताते हो? एंगल में बताते हो, या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके बताते हो, या लेफ्ट राइट करके बताते हो, डिपेंड करता है कंडीशन पे, ठीक है। तो बट आपने बताया जरूर वहां पे डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, जैसे ये जो 10 न्यूटन आपने बोला, 10 न्यूटन ये इसका साइज है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। 10 न्यूटन, दिस इज मैग्नीट्यूड पार्ट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और आपने बोला कि राइट में लगा दीजिए, ठीक है, राइट साइड में, दिस इज डायरेक्शन पार्ट। तो दोनों चीजें आ गई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सो सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, बट स्पीड इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। आपने बोला कि भाई हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी कार ड्राइव कर रहे थे, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओके। अभी तक आपने इनकम्प्लीट जानकारी दी है। अभी तक आप अगर खाली बोल रहे हो कि हमारी कार की जो स्पीड थी वो 40 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है, लेकिन अगर जब आप इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दोगे, इन दैट केस दैट स्पीड विल बिकम वेलोसिटी। अब आपने बोल दिया कि 40 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो अब ये स्पीड ना होकर के ये वेलोसिटी हो गई बच्चों, ठीक है। ये क्या हो गई? वेलोसिटी हो गई, जब आपने इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दिया, ठीक। सो वेलोसिटी और स्पीड सेम थिंग होती है, बट डिफरेंस क्या होता है कि जब हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व कर देते हैं तो वो स्पीड वेलोसिटी बन जाती है, मींस वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। और अगर हमने जनरली केवल मैग्नीट्यूड बता दिया तो वो एज ए स्केलर क्वांटिटी ट्रीट होगी, क्योंकि उसमें आपने डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं किया है, ठीक है बच्चों। सो वेलोसिटी ले लीजिए, ठीक है, एक्सेलरेशन, ईटीसी, बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। अब तो आप 11th में आ ही गए हो, सारी वेक्टर क्वांटिटीज तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा,
स्केलर क्वांटिटी में जैसे आपका आ गया स्पीड आ गई, ठीक है, डिस्टेंस आ गया, वर्क इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, करंट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, चार्ज दिस इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज होती है जो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक अब आप लोग वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी समझ चुके होंगे और ज्यादा इसमें हमें टाइम खराब भी नहीं करना है, क्योंकि आई थिंक ये आप सब लोग जानते होंगे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो भी अब जान चुके होंगे, ठीक है बच्चों। और आगे हमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज मिलने वाली है जिनके साथ हम डील करने वाले हैं, ठीक है। अब बच्चों आप लोग वेक्टर क्वांटिटीज तो सीख चुके हैं कि क्या होती है। नाउ अब हम लोग सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स ही ले लेते हैं, फोर्स 10 न्यूटन, और ये लगा किधर है? इस डायरेक्शन में ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, ओके। तो हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए क्या करना होता है, आप एक स्केल चूज करिए, ठीक है। हम लोग ले लेते हैं, लेट 2 न्यूटन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर लीजिए, 5 बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। स्केल इसलिए सेलेक्ट करते हैं कि कभी कभी जैसे अभी आप दे देता फोर्स इक्वल टू 1000 न्यूटन, ठीक है। तो 1000 अगर 1 सेंटीमीटर आप ले लोगे, 1 न्यूटन इक्वल टू, तो 1000 सेंटीमीटर के लिए तो आपका पेज बहुत छोटा पड़ जाएगा, कहां बनाओगे भाई, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको क्या है, एक स्केल ले लिया, 2 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 10 न्यूटन इक्वल टू कितने सेंटीमीटर हो गया? 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे, दिस लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये हमने ड्रॉ कर दिया, ओके बच्चों। जो इसकी लेंथ है दैट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर क्वांटिटी, मींस फोर्स, ठीक। नाउ डायरेक्शन की बात आती है, तो डायरेक्शन में आप दिखा दीजिए कि दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ठीक है। तो ये ईस्ट में जा रहा है, तो आप क्या करोगे, एक एरो लगा दोगे इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ठीक है। अब ये कंप्लीट वेक्टर क्वांटिटी हो गया। यहां पे आपने लिख दिया फोर्स एफ, अगर आप चाहें तो लिख दीजिए, और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उस पर एक एरो लगा दिया जाता है। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा क्या है, उस पर एक एरो हम लोग लगा देते हैं। इससे क्या सो होता है कि दैट फिजिकल क्वांटिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, ओके। सो नाउ दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 10 न्यूटन फोर्स व्हिच इज एक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द एरो डायग्राम ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। एंड द लेंथ ऑफ द, नोट कर लीजिए, लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ द एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी, represent magnitude of that vector quantity जो भी हो, ओके बच्चों। और जो एरो का डायरेक्शन होता है वो उस वेक्टर क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटीज की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर बच्चों? अब बच्चों इसके बाद हम लोग कुछ टाइप देखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज के कि कितने टाइप के होते हैं। हम लोगों ने सीखा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, हम लोगों ने सीखा कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और अब हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कि एक वेलोसिटी है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड ये कहां पे लगा हुआ है, एक्टेड towards 40 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ये 45 डिग्री पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इस वेलोसिटी वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है।
और ये y एक्सिस हो गया। 20 मीटर पर सेकेंड है इसका जो मैग्नीट्यूड है, तो आपको इसके ले लीजिए लेट 4 सेंटीमीटर 4 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकंड के लिए आप कितनी लंबी लाइन ड्रॉ करोगे? 5 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, तो आप 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे, बट डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन उसने बोल दिया है कि 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बनाता हुआ एक 5 सेंटीमीटर की लाइन आप ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, दैट इज 45 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, फिजिक्स या मैथ्स में हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव लिया जाता है। तो ये हमेशा मेजरमेंट जो है एंटी क्लॉकवाइज में करिएगा और वो पॉजिटिव होता है। अगर आप क्लॉकवाइज मेजरमेंट करोगे देन दैट विल बी नेगेटिव। ओके, सो इट विल रिप्रेजेंट वेक्टर वी। ठीक, अब किसी भी बंदे को अगर ये स्केल पता होगा, आपने लिख दिया है यहाँ पे, आप लिख दोगे कि 4 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कोई भी एक अननोन पर्सन आएगा, उसको पता है कि दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या करेगा? इसका लेंथ को मेजर कर लेगा और स्केल उसको पता है कि 4 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेजर कर लिया, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर की लाइन आपने ड्रॉ करी है, तो समझ जाएगा कि 4 इंटू 5 यानी 20 मीटर पर सेकंड का ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे वेलोसिटी, यानी इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो 20 मीटर पर सेकंड है और डायरेक्शन इज 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बच्चों वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? अब चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं वेक्टर के। टाइप डिस्कस करने से पहले बच्चों एक चीज और मैं डिस्कस कर लेना चाह रहा हूं, आइडेंटिकल वेक्टर्स। ठीक है, हालांकि भी टाइप्स में भी आ जाते हैं, बट फिर भी चलिए डिस्कस कर लेता हूं। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक वेक्टर ए बी है, वेक्टर ए बी, इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे, वेक्टर ए बी, इट रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो वेक्टर ए बी है, वेक्टर क्वांटिटी में उस पर हम लोग वेक्टर का साइन लगा देंगे, मींस एरो। ठीक है, तो अब करना क्या है, इस वेक्टर को हम लोग शिफ्ट भी कर सकते हैं। ये वेक्टर ए बी है, इसको आप कहीं पे भी ले जाकर के शिफ्ट कर दीजिए, बशर्ते आपको करना क्या है कि उसका जो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, मीन्स उसकी लेंथ और उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो पाए, देन दिस वेक्टर विल रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एयर वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ए डैश बी डैश। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी नहीं चेंज हुई है। डायरेक्शन हमने पहले बता दिया था कि शिफ्ट करने में कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसकी लेंथ, उस वेक्टर का लेंथ और उस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस वेक्टर को हमने उठा करके इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक, जो इसका लेंथ रहा होगा वही इस वेक्टर ए डैश बी डैश की भी लेंथ है। ठीक है, और डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन में नहीं चेंज करना है, नहीं कि ये डायरेक्शन ऐसे रहा हो आप ऐसे कर दो, थोड़ा सा भी अगर आप डायरेक्शन वेरी करा दोगे देन वेक्टर ए डैश बी डैश विल नॉट बी इक्वल टू द वेक्टर ए बी एंड इट विल रिप्रेजेंट अनदर वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसका आगे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन में यूज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, नाउ टाइप्स ऑफ वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर बच्चों समझते हैं क्या होता है? दोज वेक्टर्स which are acted along same line, यानी एक ही लाइन में वेक्टर लगे हो और इन पैरेलल लाइन are called collinear vector। ठीक है बच्चों, यानी वो सारे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन जो सेम लाइन में हो, ठीक है, या पैरेलल लाइंस में भी हो सकते हैं, दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर अपोजिट भी हो सकते हैं। ठीक है, मींस जैसे एक वेक्टर ये है, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, दिस वेक्टर, ठीक है, इसको मान लेते हैं वेक्टर ए बी एंड दिस इज वेक्टर सी डी। ठीक, सो दे आर कोलिनियर वेक्टर। वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी आर कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली अगर अभी हम दूसरा ले लें, वेक्टर पी क्यू ले लेते हैं विच इज इन सेम लाइन, ठीक है, बट डायरेक्शन उसकी अपोजिट है।
ठीक है। तो वेक्टर ए बी, वेक्टर सी डी, वेक्टर पी क्यू, दिस थ्री आर कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, बस ये है तो एक ही लाइन में ना, तो सब ये कोलिनियर है, डायरेक्शन से नहीं मतलब है, अपोजिट है बट कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो सेम लाइन में, सो दे आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर। ठीक है। सिमिलरली अगर अभी हम बात करें ये वेक्टर ये और ये दो वेक्टर हमारे पास हो गए, दैट इज वेक्टर ए बी एंड दैट इज वेक्टर सी डी ले लेते हैं। दे आर ऑल्सो कोलिनियर वेक्टर बट दे आर इन पैरेलल डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो सेम लाइन में एक्ट हो, ठीक है, या पैरेलल लाइन में भी हो सकते हैं। कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन खासियत ये है, कोलिनियर वेक्टर अपोजिट भी हो सकते हैं बट कंडीशन क्या है कि वो सेम लाइन में या पैरेलल लाइन में होने चाहिए। ओके, अब चलिए बच्चों अगला देखते हैं। कोलिनियर वेक्टर के बाद में हम लोग दूसरा टाइप डिस्कस करते हैं, दैट इज जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। ठीक है, दोज वेक्टर क्वांटिटीज विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड आर नोन एज जीरो वेक्टर। ठीक है, ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। ठीक है, हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड आर नोन एज जीरो और नल वेक्टर। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि कोई वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए में से दूसरा वेक्टर ए सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ए में से ए वेक्टर ए में से वेक्टर ए अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, ऑब्वियस सी बात है जीरो बचेगा। बट इसको जीरो नहीं लिखेंगे तो वेक्टर साइन लगा देंगे, वेक्टर जीरो बचेगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। ठीक है, तो ये जीरो वेक्टर या नल वेक्टर हुआ। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बच्चों पैरेलल वेक्टर। ठीक है, वो वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में हो और एक दूसरे के पैरेलल हो, दोज आर नोन एज पैरेलल वेक्टर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, अभी पीछे हमने डिस्कस भी किया है पैरेलल वेक्टर। ये वेक्टर ए बी है, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर आप ले लीजिए सी बी। दीज वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर बिकॉज दे आर एक्टेड इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में लगे हुए हैं, सो दे आर पैरेलल वेक्टर। और आप जानते हो कि पैरेलल वेक्टर आर आल्सो कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, अच्छा पैरेलल वेक्टर है बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल हो, कोई जरूरी नहीं है। भाई हमने एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का और कोई दूसरा बंदा आ गया उसने 5 न्यूटन का लगा दिया, तो लगाया तो हम दोनों लोगों ने फोर्स सेम ही डायरेक्शन में, बट हमारा मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उसका मैग्नीट्यूड कम है। ठीक है, सो ये दोनों वेक्टर्स क्या हुए, दोनों फोर्स वेक्टर पैरेलल हो गए। ओके, दोनों फोर्स वेक्टर पैरेलल है बट दोनों के मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ओके, तो ये मत समझिएगा कि पैरेलल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है। ठीक है, बट सेम हो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पैरेलल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होते हैं। ओके, नेक्स्ट चलिए डिस्कस करते हैं पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या हो गया कि अगर एक इसके साथ हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं ये वेक्टर ए बी है, ठीक है, और ये सी डी हो गया। ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, सो दे आर नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर। ओके, पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है और एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे एक और इजी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ये इसको ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो दे आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। ठीक, उसी तरीके से अगर एक वेक्टर हमने ले लिया, ये वेक्टर ए बी, ठीक है, और एक वेक्टर हमने ले लिया ए सी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, वेक्टर ए बी इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, वेक्टर ए सी इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर, दे आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। तो ध्यान रखिएगा, द एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर आर ऑलवेज 0 एंड द एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, जैसा कि आपको पता है इक्वल मीन्स क्या होता है, टू वेक्टर्स विल बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होंगे
तो वो क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर ऑलवेज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ओके, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये वेक्टर ए बी है और ये वेक्टर बी सी है। दिस इज वेक्टर ए बी एंड दिस इज वेक्टर बी सी। ओके, दिस विल बी इक्वल इफ वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर बी सी। ठीक है, ये दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये पैरेलल होंगे तो इनकी डायरेक्शन सेम होगी। ठीक, दूसरी चीज, अगर इनके मैग्नीट्यूड मीन्स इनका लेंथ इक्वल होगा तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाएगा। इन दैट केस बोथ वेक्टर विल कॉल्ड इक्वल वेक्टर। ओके, नेक्स्ट वन इज कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर आर दोज वेक्टर्स which are acted in the same plane। ठीक है, प्लेन तो आप लोगों को पता ही होगा। मान लेते हैं ये हमारा x और y एक्सिस, अभी 2D में हम लोग बात कर लें। ठीक, तो इसमें कितने प्लेन हो गए? ठीक है, एक प्लेन, दो प्लेन, तीन प्लेन, चार प्लेन। अब मान लेते हैं कोई वेक्टर किसी एक प्लेन में ही है। ठीक है, एक से ज्यादा भी वेक्टर हो सकते हैं, ये सारे वेक्टर एक ही प्लेन में एक्टेड हैं, सो दे आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, इनके बारे में मैथ्स में आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। ओके बच्चों, सो दिस इट वाज द कोप्लेनर वेक्टर। अब कौन सा बचा है? आई थिंक सारे तो हो गए। हाँ, एक और बच रहा है, यूनिट वेक्टर। लास्ट में है बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे ज्यादा यूज जो है, हालांकि सबका यूज होगा बट यूनिट वेक्टर का यूज हर जगह होगा। ठीक है, कोई भी ऐसा वेक्टर इक्वेशन नहीं होगा जिसमें आप यूनिट वेक्टर का यूज नहीं करो। ठीक है, सो लास्ट वन, पता नहीं कौन सा नंबर रहा हो, देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर, ठीक है, दीज आर द डायमेंशनलेस वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर आर डायमेंशनलेस। ठीक है, दीज आर डायमेंशनलेस वेक्टर। डायमेंशनलेस मीन्स इनकी कोई यूनिट नहीं होती है। जब यूनिट ही नहीं होगा तो उनका डायमेंशन क्या होगा? ठीक है, डायमेंशन प्रीवियस चैप्टर में रहा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, फिलहाल डायमेंशनलेस मीन्स यूनिट वेक्टर हैव नो एनी यूनिट। नाम तो यूनिट है बट ये दूसरा वाला यूनिट है। जैसे और भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, इनकी कुछ ना कुछ यूनिट होती है। फोर्स है, उसकी यूनिट न्यूटन है। वर्क है, उसकी यूनिट जूल है। वेलोसिटी है, उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है। ऐसे जो हमारा यूनिट वेक्टर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। यूनिट इसलिए बोला गया है, इट हैज ऑलवेज मैग्नीट्यूड यूनिटी। मैग्नीट्यूड यूनिटी, यूनिटी मीन्स वन। यानी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा वन होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा वन होता है। और इसका काम क्या होता है? ठीक है, इसका काम होता है खाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ एनी फिजिकल एनी वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे काम करता है, ये हम लोग धीरे धीरे अभी इसी वीडियो में सीखेंगे बच्चों। ठीक है, फिलहाल आप लोग इतना जान लीजिए कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड वन होता है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, मीन्स उसका कोई यूनिट नहीं होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है खाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलिए सीखते हैं कि डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका काम क्या होता है। धीरे धीरे स्लोली आप वीडियो में बने रहोगे तो आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे में जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक चीजें आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। बच्चों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो उसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे हम लोग सीखते हैं। बच्चों, आप लोगों ने अभी सीखा कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है मैग्नीट्यूड पार्ट और एक होता है डायरेक्शन पार्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यूनिट वेक्टर में हम लोग सीख लेते हैं कि डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करता है। मान लेते हैं कि कोई एक वेक्टर क्वांटिटी हमारी वेक्टर ए है। ठीक, तो इसके दो पार्ट हुए, एक हुआ इसका मैग्नीट्यूड पार्ट और एक हुआ डायरेक्शन पार्ट। ठीक, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं
जब ये इस पे एरो का साइन लगा होता है, इट मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट है बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर हमें सपोज दैट कभी कभी बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटी होती है कि उसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, हमें केवल उसके मैग्नीट्यूड को शो करना होता है, तो हम कैसे शो करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं वेक्टर में ए था, मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, मैग्नीशियम आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विल बी रिप्रेजेंटेड एज, एक मॉड्यूलस लगाओगे और मॉड्यूलस आप ए लिख दोगे, दिस इज द मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, मैथ्स में पढ़ोगे आप लोग आगे चल के। सो जब इसमें मॉड्यूलस लग गया, इट मींस अब इस वेक्टर के डायरेक्शन से हमारा कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है बस उससे ही हमारा मतलब है, ये केवल उसके मैग्नीट्यूड को पार्ट को शो करेगा, या ज्यादातर हम लोग इसको सिंपल ए लिख देते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा कोई नहीं लिखता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, खाली ए लिख दो, खाली ए लिखा हुआ है, खाली फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है, उस पर एरो का साइन नहीं है, वेक्टर का साइन नहीं है, देन दैट वेक्टर क्वांटिटी विल रिप्रेजेंट ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे एक हमारे पास फोर्स है, अगर हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया, मीन्स हम फोर्स के वेक्टर नेचर की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर नेचर ऑफ फोर्स। वेक्टर नेचर मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, अब कहीं आपको ऐसा लिखा मिल गया मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर एफ, इट मींस वी आर डीलिंग अबाउट ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स एफ। ठीक है, हमें उसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, या वेक्टर एफ मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर एफ ना लिख करके सिंपल वेक्टर एफ लिखा होगा, इट मींस ये खाली एज ए स्केलर इसको हमको ट्रीट करना है, इसके डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, इसके मैग्नीट्यूड से खाली हमारा मतलब है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग बच्चों समझिए। हाँ, एक चीज और भूल गया हूं, दूसरी चीज, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक कैप लगा दिया जाता है उस पर। मान लेते हैं कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर ए है, लिख दे रहा हूं पहले, यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए कैप। ठीक है, जैसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उस पे वेक्टर का साइन लगा देते थे कैप, तो ये कैप क्या रिप्रेजेंट करता था, वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता था। वैसे यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हर वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है, तो मान लेते हैं वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस पे एक कैप लगा दोगे। फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या लगा दोगे, एफ कैप लगा दोगे, इसको कैप बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी वेक्टर पे आपको कैप लगा दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि वो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है खाली। ठीक है, यानी उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। ठीक, तो अगर हम लोग ए कैप के मैग्नीट्यूड की बात करें, देन इट विल बी 1। ठीक है, ए कैप क्या है, ए कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे फोर्स था, फोर्स का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड देखें, मान लेते हैं कोई फोर्स लिखा हुआ है 10 न्यूटन और ईस्ट में लगा हुआ है। ठीक, तो इसके हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, देन क्या हो जाएगा 10 और न्यूटन। देखिए यहाँ पे न्यूटन आ गई, इसकी यूनिट आ गई ना, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, इट है नॉट डायमेंशनलेस, बट यूनिट वेक्टर डायमेंशन लेस है, इसमें हमने खाली 1 लिखा है, इसकी कोई यूनिट नहीं लिखी है। इज दैट क्लियर बच्चों? अब चलिए और यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें 2 पार्ट होते हैं उसके, वन इज मैग्नीट्यूड पार्ट एंड अनदर इज डायरेक्शन पार्ट। ठीक है, तो देखिए कैसे, मान लेते हैं वेक्टर ए है, वेक्टर ए ही लेके चल रहा हूं, एक हो गया इसका मैग्नीट्यूड पार्ट, मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है अभी वहां पे हमने सिखाया है, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए। ठीक, तो दिस इज दी मैग्नीट्यूड पार्ट, ये क्या बताएगा कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक, अब डायरेक्शन पार्ट के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक, तो वेक्टर ए हो गया और वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा इट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ये हमारा क्या है, दैट इज द डायरेक्शन पार्ट ऑफ एनी वेक्टर, डायरेक्शन पार्ट। ठीक है, सो एनी वेक्टर
can be represented in this way, in which magnitude part and direction part are separated, अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे यही जो हमारा क्या आता है, एक आती यही होता है यूनिट वेक्टर। अब इसकी वैल्यू अगर हमको वेक्टर पता है और उसका मैग्नीट्यूड पता है तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, मींस उस वेक्टर की डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू ए कैप। तो यहां से अगर हम ए कैप की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, ठीक। दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर, या इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए, ठीक है। अगर इस पर वेक्टर साइन नहीं लगा हुआ है, इट मींस इट ओनली रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड पार्ट, ठीक है। तो चाहे तो नोट कर ले बच्चों, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ करना पड़ा है उसको। नाउ द नेक्स्ट वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। चलिए बच्चों इसको सीखते हैं कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने सीखा कि यूनिट वेक्टर क्या करता है, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, ठीक है। और एक वेक्टर की इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकती है। भाई कोई वेक्टर, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। फोर्स है, हम इधर लगा दें, इधर लगा दें, इधर लगा दें, किसी भी तरफ लगा सकते हो, ठीक है। बट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की क्या बात हो रही है, बट तीन डायरेक्शंस ऐसी होती हैं दैट आर स्पेसिफाइड, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने 2D, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ा होगा। आज बच्चों आप लोग को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। आज इंट्रोड्यूस हो गया आप लोग 3D से, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था, 2 ही एक्सिस पढ़ा था, ये था एक्स एक्सिस और ये था वाई एक्सिस, ठीक है। यू नो दैट एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ तीसरा एक्सिस हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज जेड एक्सिस, ठीक है। जेड एक्सिस क्या है, स्पेस में होता है, आपकी तरफ, आपकी स्क्रीन की तरफ। देखिए ये मार्कर जिधर है इस डायरेक्शन में होता है, तो हम स्पेस में तो लाइन खींच नहीं सकते बच्चों, इतना इंटेलिजेंट तो है नहीं। तो इसको दिखाने के लिए क्या करना होता है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दैट रिप्रेजेंट जेड एक्सिस, ठीक है। बट ये लाइन बाहर की ओर होती है आपकी तरफ, तो 3D है, इमेजिन करना पड़ेगा आपको 3D, ठीक है। ये ऐसे होता है, बट बाहर की लाइन, बाहर हम लाइन खींच के स्पेस में नहीं दिखा सकते हैं, ठीक। सो दीज आर दी 3 स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ठीक है। भाई एक आपने बोल दिया कि ऐसा हॉरिजॉन्टल चल जाओ, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चले जाइए 5 मीटर, तो दैट इज अंडरस्टूड कि यू आर टॉकिंग अबाउट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आप बोल सकते हो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आप 10 मीटर मूव कर लीजिए, तो आपने स्पेसिफाई कर दिया डायरेक्शन, दैट इज अलोंग वाई एक्सिस। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि जेड एक्सिस के अलोंग में आप मूव कर जाइए, ठीक है। तो आपने एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन बोल दिया, दैट इज जेड एक्सिस, ठीक। अब कोई किसी को इधर जाना है, भाई कोई वेक्टर क्वांटिटी इधर है, इसके लिए आप क्या बोलोगे, कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, बस आप क्या बोल सकते हो, एंगल बोल सकते हो, मतलब थीटा एंगल पे चले जाइए, एक्स एक्सिस को थीटा एंगल बनाता हुआ, ठीक है। तो ऐसे थीटा तो बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, ठीक। 0 डिग्री से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक कितने भी एंगल हो सकते हैं, 360 तो एक रोटेशन में होता ही है। तो इसके लिए अलग अलग स्पेशल नेम नहीं दिया गया कि नहीं, जब 1 डिग्री हो तो उसको एक्स डैश एक्सिस बोल दो, 2 डिग्री हो तो एक्स डबल डैश एक्सिस बोल दो, ऐसा कुछ नहीं बोला गया, ठीक। तो ये जो एक्स वाई और जेड एक्सिस है, इन तीनों की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को एक स्पेशल नेम दिया गया है, ठीक है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, दैट इज नोन एज द आई कैप। उसको क्या बोलते हैं, आई कैप। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर एक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस। सिमिलरली जे कैप इज द यूनिट वेक्टर एक्टेड अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप इज द यूनिट वेक्टर एक्टेड अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है। तो इन 3 एक्सिस हमारे पास थी, ये 3 स्पेसिफाइड डायरेक्शन थे। इन तीनों स्पेसिफाइड डायरेक्शन के अलोंग में अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी एक्ट है तो उसके अलोंग हम लोग एक स्पेशल नेम दे दिए यूनिट वेक्टर को, दैट इज नोन एज आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अब और थोड़ा सा इसको क्लियरली समझते हैं। मान लेते हैं कि ऐसे एक फोर्स लगा हुआ है, फोर्स बोल दिया गया 10 आई कैप न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ आई कैप लगा हुआ है, तो इससे क्या स्पेसिफाई हो गया, इट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स इज 10 न्यूटन। और किस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है, दैट फोर्स एक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस,
ठीक है, वो फोर्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लगा हुआ है। ठीक, सिमिलरली मान लेते हैं दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, कोई वेलोसिटी है, वो बोल दिया गया 5J मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो दिस 5 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड है उसका मैग्नीट्यूड, और किस डायरेक्शन में वो लग रही है वेलोसिटी, दैट इज अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, डायरेक्शन को बता दिया। सिमिलरली मान लेते हैं एक्सीलरेशन ले लेता हूं, दैट इज 10 K मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, so it shows that the magnitude of the acceleration vector is 10 meter per second square and the direction of acceleration is along the z axis। ठीक है, z axis के along में ये acceleration लगा हुआ है। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये रोल होता है यूनिट वेक्टर का। हर जगह पे वेक्टर क्वांटिटी को आप इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर ही रिप्रेजेंट करने वाले हो। इसीलिए मैंने पहले बोला था कि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ऐसा टाइप से वेक्टर का जो कहीं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो इसको आप समझ डालिए, यूनिट वेक्टर को आप समझ लिए मीन्स हमारे हिसाब से 20-25% वेक्टर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर चीजें समझ में आ रही होंगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है तो छोटे छोटे पार्ट में सीखेंगे धीरे धीरे वेक्टर को, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो अब मैं वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ इस वीडियो को। इसके बाद वाले पार्ट में हम इसके आगे का चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो उसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, जितना आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम ज्यादा एनर्जी के साथ आपके पास आ पाएंगे और आपको ज्यादा एनर्जी से पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।